हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे जिन्हों पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अभी कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो जो हो चुकी हैं वो आप देख लेना, वो इंपॉर्टेंट थे और ये आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को ध्यान से समझेंगे। एक बार ध्यान से समझेंगे, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर पीछे से बैक करके फिर दोबारा देखना है। गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। आप यहाँ नहीं समझेंगे तो कहीं और जाके ध्यान से समझेंगे, लेकिन आपको ध्यान से समझना ही पड़ेगा, तभी आपको आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला डेरिवेशन बेटा, वैद्युत धारा व अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध। इन दोनों में से कोई एक पेपर में लिख के आएगा, जैसे अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। ठीक है, तो इसमें संबंध स्थापित या व्यंजक स्थापित करने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए। इसे समझने से पहले आप यहाँ समझेंगे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? वैद्युत धारा बेटा आपको वैसे पता होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। वैद्युत धारा को आई से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पर क्यू होता है बेटा आवेश, ठीक है, और टी क्या होता है? टी होता है बेटा समय। ओके, और आई क्या होता है यहाँ पर? धारा। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये धारा का फॉर्मूला है। इसकी परिभाषा होती है, जिसको नहीं पता वो लिख सकता है। किसी चालक में, ये हम तार मान सकते हैं, ये चालक हो गया। ठीक है, तो किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को, ठीक है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अब लिख सकते हैं, किसी चालक में आवेश के बहने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी का आप यहाँ पे सिर्फ सूत्र याद रखेंगे, इसी का हम यूज करने वाले हैं अभी। वैद्युत धारा। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? इसको भी बेटा आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। अनुगमन के वेग किसे कहते हैं? देखिए, ये एक तार ले लिया, ठीक है, और ये तार एक धातु का बना हुआ है, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इस तार में जैसे ही हम इसमें करंट लगाते हैं, यानी कि एक तार इधर जोड़ेंगे, एक तार इधर जोड़ेंगे, तो इसमें विभवांतर लगता है, यानी कि विभव में अंतर। सिंपल से हम कहेंगे किसी चालक के दोनों सिरों पर, ठीक है, किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर लगाने पर इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है उनमें गति स्पीड हो जाती है, यानी कि वो गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उनकी गति एक स्थिर हो जाए, यानी दौड़ते दौड़ते भागते भागते उनकी स्पीड जब एक एवरेज हो जाए, यानी समान चाल से चलना शुरू कर दें, तो उसी एक समान चाल को ही हम बोलते हैं अनुगमन वेग। अब सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ एक बार। जब किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उस चालक में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनकी गति या फिर औसत गति को ही, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत गति को ही क्या बोलेंगे? अनुगमन वेग बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बेटा अनुगमन वेग में लिखाया नहीं, आप लिख चुके होंगे। तो अब यहाँ आते हैं डेरिवेशन में। देखिए बेटा, ये तार रखा हुआ है, मैंने अभी समझाया था, बोला था वही है। ये तार है, धातु का तार है, इसमें हमने विभवांतर लगा दिया, यानी कि ये बैटरी है, और धन सिरा इधर जोड़ा हुआ है और ऋण सिरा इधर जोड़ा हुआ है। ये तार बैटरी का जो ऋण सिरा है उसको हमने इस तार से, यानी इस बैलेंस से जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, चालक तार से। अब सॉरी, इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है, और ऊर्जा मिलने की वजह से वो ऋण सिरे से प्लस सिरे की ओर गति करना स्टार्ट कर देते थे। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक समान चाल से, पहले स्पीड से भागेंगे, फिर एक थोड़े समय पश्चात एक वो समान चाल से चलना शुरू कर देंगे, और उसी एक समान चाल को ही हम बेटा बोलते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये जो बना हुआ है वही मैंने इधर लिखा हुआ है। माना एक चालक तार जिसकी लंबाई कितनी है बेटा? स्मॉल एल है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी ये आप देख सकते हैं, ये मार्कर है, ये वाला हिस्सा ऊपर, इसे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल ए है। तार के एकांक आयतन में, तार के एकांक आयतन में, ये तार पूरा है, इसका आयतन अलग है टोटल, इसका मतलब इसका आयतन टोटल अलग होगा, लेकिन हम एकांक आयतन यानी एक इसमें कोई एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, एकांक हिस्सा है ना, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा? स्मॉल एन है, यानी कि एक कोई हिस्सा मान लेते हैं, उसमें हमने मान लिया कि इसमें स्मॉल एन है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप इतना समझ चुके होंगे। बाकी के मैं इधर नोट कर देता हूँ।
जिससे कि टाइम बचेगा। एक और बात आप यहाँ समझेंगे, यहाँ बेटा हम अनुगमन वेग के लिए निगमन कर रहे हैं, अनुगमन वेग। तो वेग, अनुगमन वेग से पहले आप यहाँ वेग का सूत्र समझेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। अब इसमें हम वेग को वैसे कैसे लिखते हैं, v से लिखते हैं, लेकिन हम अनुगमन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अनुगमन, ठीक है। अनुगमन में यहाँ पे सिर्फ सफिक्स में डी लगा देंगे, ठीक, इस तरीके से। तो अनुगमन वेग को हम vd से लिखते हैं। विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम l से लिखेंगे, और समय को हम t से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लंबाई हमें फिक्स पता रहती है, ठीक है। ध्यान समझेंगे बेटा, अनुगमन वेग को बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक बता दे रहा हूँ, जिससे डेरिवेशन गलत नहीं होगा। अनुगमन वेग के लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो अनुगमन वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टे समय। अब विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन मतलब इलेक्ट्रॉन कितने गति कर रहे हैं, कितना विस्थापित हो रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो L हो गया। कितना यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, T। तो हमें L तो पता है लेकिन हमें T नहीं पता, तो हम पहले T ही निकालेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में होगा। पहले हम T निकालेंगे और T निकालने के बाद इसी फॉर्मूले में रख देंगे, तो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम T निकालने के लिए यहाँ पर सब कुछ करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा फिर देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, आपको ये समझ में आ गया कि हमें पहले T निकालना है। तो T निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, T निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस T को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, धारा वाले का। धारा बराबर होता है Q/T, और हम यहाँ से T निकालेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पर T इधर आ जाएगा और I आ जाएगा अपॉन में, तो Q/I, T इक्वल टू Q/I, ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। T बराबर क्या होगा, Q/I। अब I धारा तो हमें पता है, लेकिन Q नहीं पता आवेश, तो हमें यहाँ पर फिर Q निकालना पड़ेगा। आप फिर दोबारा समझेंगे, अनुगमन वेग निकालने के लिए L/T रखना है, ठीक है, विस्थापन बटे समय, और L हमें पता रहता है, इसमें T निकालना है, तो T निकालने के लिए भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q/I। इसमें Q आवेश हमें ज्ञात करना सबसे पहले, ठीक है। तो इसी को निकालने के लिए ये सब हमने कुछ किया है, आपको ध्यान से समझना है। तो बेटा आवेश इसमें कितना है वो हमें पता करना है इस तार में, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले ये देखेंगे इस तार में तार का आयतन कितना है, तब तो पता कर पाएंगे इसमें आवेश कितने मौजूद है। तो तार का आयतन, तो तार का संपूर्ण आयतन बराबर होता है A/L। वैसे आयतन का फॉर्मूला ये होता है, आप जानते होंगे आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो होता है आयतन बेटा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई गुणा चौड़ाई को हम क्षेत्रफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्षेत्रफल। इसको हम A से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A से, गुणा ऊंचाई को हम यहाँ पर L से ले रहे हैं, ठीक है, L। तो A/L हो गया, तो वही मैंने इधर लिखा हुआ है संपूर्ण आयतन, यानी कि A क्षेत्रफल हो गया और गुणा लंबाई, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों मिला के आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो तार का हमें आयतन पता चल गया कि A/L होता है। अब बेटा इसमें हमने अभी कहा था कि एकांक हिस्से में, इधर लिखा हुआ है देखो, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, स्मॉल n। एकांक आयतन मतलब ये होता है कि एक हिस्से में इसमें n इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा, n, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे, पूरे को नापने के लिए, अगर जैसे सिंपल बात समझे, क्या मान लीजिए इसमें हम कहें कि यहाँ पर एक हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इसमें कितने 6 भाग मान लेते हैं, ऐसे 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक भाग में 2 है, टोटल भाग कितने हैं 6, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 12, ठीक है। ये तो नंबर है, आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये पता कि एक हिस्से में n इलेक्ट्रॉन, कितने बेटा, n इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये टोटल हिस्सा कितना है, तो टोटल हिस्सा देखो मैंने अभी निकाला हुआ है Al, ठीक है। तार का संपूर्ण आयतन कितना है, Al। तो हम इसी Al, इस पूरे का एरिया है Al, और एक हिस्से में कितना n, तो हम n रखेंगे यहाँ पर, और पूरे का एरिया है Al, तो हम इसमें Al गुणा कर देंगे, तो ये बेटा निकल के आ गया टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो। तो यही लिखा हुआ है, तार के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी n × Al, और ये सभी टोटल जुड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे कैपिटल N लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान समझते चलना, कुछ नहीं, आयतन तार का संपूर्ण आयतन Al मानेंगे, ठीक है, जिसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों हो जाएंगे। अब इस Al में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसमें n गुणा कर देंगे, तो ये हो गया। इस टोटल n को सभी n जुड़ जाएंगे तो उसको कैपिटल N मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब तो क्या किया, तार के संपूर्ण आयतन में आवेश, आवेश का बेटा फॉर्मूला वैसे ये होता है, आप समझेंगे, आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर N × E, ये फॉर्मूला होता है आवेश का, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल n है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल सभी आवेशों, सभी इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा कैपिटल N लगा दिया,
तो ये हो गया कैपिटल एन। ठीक है, क्यू बराबर एन ही, यहाँ पे कैपिटल एन लगा दिया। अब एन का वैल्यू ये है, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, एन बराबर क्या है, एन इंटू एल। तो हमने क्या किया, इस एन की जगह पे ये वैल्यू यहाँ रख दी है। तो हमें यहाँ पर इस तार में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता चल गया, क्यू बराबर एन ए एल ए। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब तो बेटा हमें क्यू निकालना था, हमने क्यू निकाल दिया। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम यहाँ रख देंगे क्यू, टी इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप रिजल्ट नोट कर लीजिए, बाकी मैं सॉल्व कर देता हूँ, और समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बेटा अब क्यू निकल के आ चुका है, हमें क्यू ही निकालना था। हमने अभी बताया था टी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन आई। तो हमें क्यू निकालना था, तो हमने क्यू निकाल लिया, बस अब कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या सूत्र होता है, जैसे धारा का सूत्र होता है बेटा, धारा क्या सूत्र होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, यही होता है। हमें क्या निकालना है बेटा, टी निकालना है। तो टी का सूत्र यहां से बनेगा, टी इधर आ जाएगा और आई इधर, तो टी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन, सॉरी ये क्यू टी है। ठीक है, टी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन आई। ये हो गया, क्यू की वैल्यू रख दीजिए, क्यू की निकल के आई इसमें एन ए एल ई अपॉन आई। ठीक है, टी की वैल्यू ये निकल के आ चुकी है। हमें टी ही निकालना था, मैंने अभी बताया था कि अनुगमन वेग निकालने के लिए हमें टी चाहिए, तो हमें ये टी निकल के आ गया। तो टी को हम इसके ऐसे लिख सकते हैं, इधर आप लिख लीजिए, टी बराबर हो गया एन ए एल ई अपॉन आई। ठीक है, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए बेटा। अब यहाँ टी निकाल लिया, बस सिंपल, आप कुछ नहीं करना। अनुगमन वेग का सूत्र होता है, अनुगमन वेग यानी कि वी डी इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी एल अपॉन टी। यही तो होता है ना, अभी हम इधर अच्छे से बता चुके हैं। अब डायरेक्ट इधर हम रख देते हैं, क्या करेंगे, एल की जगह पे एल रखेंगे और टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एन ए एल ई अपॉन आई। ये हो गया। ठीक है, इस एल से ये एल कट जाएगा, तो बचा क्या बेटा, ये सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा, तो ये आई कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, कुछ नहीं बचा तो ऊपर आई लिखेंगे, आई अपॉन नीचे बचा हुआ है एन ए ई, यानी कि वी डी इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन एन ए ई। ओके, ये संबंध निकल के आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या करके ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर गुणाम कर देंगे तो हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा एन ए ई वी डी। ठीक है, जाकर के ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया बेटा आपका अनुगमन वेग व धारा, वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कि एगो डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुगमन वेग व धारा घनत्व में क्या संबंध है। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आइए बेटा देखते हैं, अगर कुछ पेपर में आता है कि अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, या व्यंजक पूछा जाए, तो क्या करनी है आपको, यहाँ तक तो करना ही करना है, जो अभी निकाला हुआ था यहाँ तक। ठीक है, उसके आगे और इसको जोड़ देना। अगर ये पूछा जाए तो क्या करेंगे, धारा घनत्व को बेटा हम जे से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना, बस आपको कंटिन्यू करते आना, यहाँ के बाद ही करना है इसको डायरेक्ट। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो J बराबर हो जाएगा, आई की वैल्यू निकली हुई है एन ए ई वी डी अपॉन ए, इस ए से ये ए कट जाएगा, तो J बराबर हो गया बेटा एन ई वी डी, है ना। बस ये संबंध होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ। ये आपके दो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ये बेटा एग्जाम में पूछे जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।